फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट में करके दिया हुआ है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, आपको कह रहा है मैच एक्सपेंस और उसके साथ आपको दिया हुआ है मैच फंड। तो जैसे ही किसी टर्म के पीछे फंड वर्ड आता है तो आपको उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैच फंड रिकॉर्ड करो। कितना बैलेंस था उसका बैलेंस था आपका 4 लाख। कितना बैलेंस था 4 लाख। तो आपने 4 लाख बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है डोनेशन फॉर मैच फंड, कि इस मैच फंड के लिए आपके पास 2,40,000 का डोनेशन और आया है। तो मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट या इनकम होगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप लिखोगे डोनेशन फॉर मैच फंड, कितना है अमाउंट है 2,40,000। तो यहां से आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा ये 6,40,000। उसके बाद में आगे कह रहा है सेल ऑफ मैच टिकट्स, कि आपने मैच के टिकट्स बेच दिए, कितने के 3,60,000 के। अब अगर आप मैच टिकट सेल करोगे तो भी इनकम होगा ना, वो मैच से रिलेटेड है, तो वो भी इसमें ऐड कर दोगे। सेल ऑफ मैच टिकट्स कितने रुपए के हैं 3,60,000। अमाउंट कितना है 3,60,000। तो यहाँ टोटल हो गया आपका 10 लाख रुपीज का अमाउंट मैच फंड में। उसके बाद में ये कह रहा है मैच एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं 8 लाख। तो देखिए मैच के लिए आपने ये फंड बनाया हुआ है, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो इसी में से माइनस कर दोगे। मैच एक्सपेंस कितना है 8 लाख। तो जब आप यहां से 8 लाख माइनस करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा मैच फंड में 2 लाख रुपीज का बैलेंस बच जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या बेटा। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसका बी पार्ट दिया हुआ है। बी पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंस गो अप बाय ₹2,50,000 अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये क्या कह रहा है कि बाकी क्वेश्चन सेम होता अगर आपके जो ये मैच एक्सपेंस है ये 8 लाख ना होकर 2,50,000 से प्लस हो जाए। मतलब कि 8 लाख थे और वो 2,50,000 से प्लस हो जाए, मतलब कि आपके टोटल मैच एक्सपेंस 10,50,000 होते। तो हम क्या ट्रीटमेंट करते इसका। तो देखिए मैच फंड से रिलेटेड सारी चीजें सेम है, जितना फंड था डोनेशन था वो सारा सेम है। टोटल मैच फंड में आपके पास 10 लाख का बैलेंस है, और ये किस पर्पज के लिए फंड है हमारा, मैच के लिए। तो मैच के लिए जो फंड है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हमें क्या करने पड़ेंगे, इसी फंड से चार्ज करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास मैच फंड में अब की बार 10 लाख रुपीज का अमाउंट है और हमारे एक्सपेंसेस हो गए 10,50,000। क्या हम यहां से कवर कर सकते हैं ये सारा एक्सपेंस? सारा एक्सपेंस तो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास फंड में है कितना 10 लाख। चलो जितना यहां से कवर होता है वो तो हम उस फंड से पहले कवर करेंगे। उसके बाद 10 लाख कवर करने के बाद भी आपका 50,000 का एक्सपेंस रह जाता है जो अभी कवर नहीं हुआ है। तो जो एक्सपेंस आपका बाकी रह गया उस एक्सपेंस के लिए आप क्या करोगे, आपको ओपन करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस भी ईयर के लिए फॉर द ईयर जो भी आपको दिया हुआ है, और उसका ये आपका एक्सपेंस है ना, तो उसको डेबिट साइड में डाल दोगे। क्या लिखोगे, मैच एक्सपेंस। कितना अमाउंट है 50,000। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई फंड बना हुआ है और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं, तो सबसे पहले उस एक्सपेंस को उस फंड से चार्ज करना है। अगर चार्ज हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस बच गए जो वहां से चार्ज नहीं हो पाए, बचे हुए एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना है। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या बेटा। चलो उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सीबीएसई बोर्ड की बुक के अंदर। ये कह रहा है सो हाउ यू वुड डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। आपको कुछ केस दिए हुए हैं
और इन केस में कह रहा है आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट केस में कह रहा है सिंपली ये दे रहा है प्राइज अवार्डेड ₹50,000 तो देखिए प्राइज अवार्डेड दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका ये एक्सपेंसेस है बेटा। तो आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करोगे जिस भी ईयर के लिए फॉर द ईयर एंडिंग, आपको डेट दिया हुआ है यहाँ 31 मार्च 2011 और ये आपका जो प्राइज अवार्डेड दिया हुआ है ये एक्सपेंस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंस साइड में डाल दोगे टू प्राइज अवार्डेड। अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है 5,000। बस यही करना है इसका ट्रीटमेंट। मतलब कि ये कहना चाह रहा है अगर कोई आपका ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए आपने पहले से कोई फंड क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आप क्या करोगे, आप उसको, आपका ये एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस होगा तो आप इसको डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही चार्ज कर दोगे। अब ये तो इसका फर्स्ट केस था। सेकंड केस में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड केस में ये बोल रहा है प्राइज अवार्डेड ₹5,000, प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2010 ₹40,000। अब डेट देखना बेटा ये क्या है, 31 मार्च 2010 और अभी आप अकाउंटिंग कौन से ईयर के लिए कर रहे हो, 31 मार्च 2011 के लिए। तो ये जो 31 मार्च 2010 था ना, ये प्रीवियस ईयर का लास्ट डे था और प्रीवियस ईयर के किसी भी ईयर के लास्ट डे जो बैलेंस होते हैं ना, वो बैलेंस होते हैं उस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। वो उस ईयर का क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। और नेक्स्ट ईयर हमारा जो अभी करंट ईयर जो चल रहा है वो कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ है। तो पिछले साल के जो भी क्लोजिंग बैलेंस थे वही बैलेंस हमारे करंट ईयर के इस साल के क्या बनेंगे, ओपनिंग बैलेंस बनेंगे। ये तो आपको पता है ना, किसी भी ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो इसने बताया प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2010, मतलब पिछले साल से ही प्राइज फंड में 40,000 पड़े। डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010-11। अब देखो ऐसे आपने कई बार टाइम लिखा हुआ देखा होगा ना, 2010 2011। अगर आपको टाइम पीरियड ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो फाइनेंशियल ईयर का टाइम दे रहा है ना। अगर मैं पूछ लू क्या है तो कुछ बच्चे कह देंगे सर ये आधा 2010 है और आधा क्या है 2011 है। इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक की बात हो रही है। इस टाइम पीरियड का बता रहा है जो कि हमारा करंट ईयर बन रहा है अभी गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें ये बोल रहा है कि 7200 हमारे पास डोनेशन और रिसीव हो गया। तो एक बात देखिए बेटा, आपने प्राइज अवार्ड किए और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ प्राइज फंड बना हुआ है पहले से ही। और मैंने आपको बताया अगर किसी भी पर्पस के लिए आपने फंड बनाया हुआ है तो आपको आप उसको क्या करोगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे एज एट 31 मार्च 2011 का बैलेंस शीट बनेगा और उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर का आपका प्राइस फंड में बैलेंस पड़ा था वो लेकर आओगे। क्या लिखोगे, प्राइस फंड कितना बैलेंस था प्रीवियस ईयर का 40,000। उसके बाद में करंट ईयर में आपको और डोनेशन मिला इससे रिलेटेड। मैंने आपको यही तो बताया ना कि किसी चीज का अगर किसी पर्पज के लिए फंड बना हुआ है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डालना है और उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी इनकम है उस इनकम को इस फंड के अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। तो आप ऐड करोगे, क्या लिखोगे, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। डोनेशन फॉर प्राइज फंड कितना डोनेशन मिला है आपको करंट ईयर में 7200। तो मींस की टोटल बैलेंस कितना हो गया आपके पास 47,200 का टोटल प्राइज फंड का बैलेंस हो गया था। उसमें से आपने प्राइज अवार्डेड कितने किए, मतलब एक्सपेंस कितने हुए, आपने प्राइज अवार्ड कर दिए 5,000 के, तो आपके पास बैलेंस बच गया अब भी प्राइज फंड में 42,200। बताओ कोई दिक्कत है? इन दोनों केस में डिफरेंस देखिए क्या डिफरेंस था। फर्स्ट केस में आपको सिंपली ये दिया हुआ था कि प्राइज अवार्डेड है, ये आपका एक्सपेंस था, इसके लिए कोई फंड नहीं था। तो जब फंड नहीं था तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में डाल दिया।
सेकंड केस में आपको इस पर्पज के लिए फंड दिया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या है, स्पेसिफिक नेचर, स्पेशल पर्पज के लिए आप फंड मेंटेन कर रहे हो, तो फिर आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डालोगे। बताओ ये दोनों केस क्लियर है क्या बेटा? हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड केस है वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान से देख लेना कि क्या कह रहा है। देखिए ये केस 3 में बोल रहा है प्राइज अवार्डेड ₹5,000, पूरा पढ़ लेता हूं मैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। प्राइज अवार्डेड ₹5,000, प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2010 ₹40,000, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010-11 ₹7,200, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2010 ₹40,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2,700। मतलब थोड़ा सा इसमें एक दो इंफॉर्मेशन लास्ट केस के मुकाबले में हमें एक्स्ट्रा दे दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइज फंड बना हुआ है ना, तो ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप फंड मेंटेन कर रहे हो, तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 31 मार्च 2011। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर का प्राइज फंड का बैलेंस दिया हुआ है, तो प्राइज फंड का बैलेंस आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, कितना है 40,000। ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, तो ये इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा। उसके बाद में इसी डेट को, प्रीवियस ईयर को ही ये बोल रहा है कि हमने ये जो प्राइज फंड में जो अमाउंट पड़ा था ना, इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर रखा है कई बार, और 9% की रेट से, मतलब कि रेट साथ दिया हुआ है 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। तो आपने पिछले साल इसको इन्वेस्ट कर रखा था, तो आपकी ये एसेट्स थी, तो आप इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में डालोगे। इसको ध्यान रखना, ये रेट साथ रखना है बेटा। जब भी किसी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मतलब कि वो इंटरेस्ट का रेट है, इनकम का रेट है, उसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें 7,200 का डोनेशन और मिल गया, तो ऐड करेंगे हम। करंट ईयर में डोनेशन आया है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, कितना डोनेशन मिला 7,200, तो ये हो गया 47,200। एक इंफॉर्मेशन और दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2,700। अब एक बात देखिएगा, यहां इस टॉपिक को समझिए बेटा अच्छे से, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की डेट थी ना, वो 31 मार्च 2010 को आपने इन्वेस्ट कर रखा है 40,000 रुपीज, और रेट क्या है 9%। आज डेट कौन सा आ चुका है 31 मार्च 2011 को। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो 31 मार्च 2011 का बना रहे हो, तो मतलब कि यहां से लेकर यहां तक पूरा 1 ईयर हो चुका है। इस इन्वेस्टमेंट को आज पूरा 1 साल हो गया। हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना, हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना, वो अकाउंटिंग होती है बेटा एक्यूरल कंसेप्ट पर। किस कंसेप्ट पर होती है, एक्यूरल कंसेप्ट पर होती है। एक्यूरल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास इंटरेस्ट आया कितना है, पैसा कितना आया, या आपने पैसे की पेमेंट कितनी की है। मतलब यह है कि इस 1 साल का आपका इनकम बन कितना गया। तो अगर मैं देखूं कि कितना इंटरेस्ट बनता है, तो 9% की रेट से 1 साल का इंटरेस्ट हो चुका है 40,000 पर, मीन्स की 3,600 इंटरेस्ट बनेगा। कितना इंटरेस्ट बनेगा 3,600। अब इस 3,600 में से ये बोल रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 2,700 ही हुआ है। भाई पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट बनता तो कितना है 3,600, 40,000 का 9% करोगे। लेकिन इसने इंफॉर्मेशन में ये दिया कि हमें 2,700 इंटरेस्ट ही मिला है, तो आपको अभी 900 का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली, लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, तो ये आपका क्या है अक्रूड इंटरेस्ट। क्या है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स होती है बेटा, तो आप क्या लिखोगे एसेट साइड में लिखोगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कितना 900। दूसरा
जो ये इन्वेस्टमेंट पर जितना इंटरेस्ट आया आपका, वो आपकी क्या है, इनकम है, वो इस फंड की इनकम है, तो इसके अंदर भी डालोगे आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट बन गया, 2700 आपको मिल गया था, 900 आपका एक्रूड है, तो वो टोटल इंटरेस्ट जितना बनता है वो इसके अंदर डालोगे। तो यहां से जो अमाउंट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 50,800। इसमें से जितने आपने इससे रिलेटेड एक्सपेंस कर दिए, प्राइज अवार्डेड, कितना प्राइज अवार्डेड कर दिया आपने, 5,000 दिया हुआ है, तो इसमें बैलेंस बच गया 45,800। क्लियर है क्या? मतलब कि पूरे अकाउंट्स में कहीं भी पढ़ो ना बेटा, एक आपको हमेशा ही हिडन एडजस्टमेंट मिलती है। क्या मिलती है? हिडन एडजस्टमेंट, जिसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं होगा। और वो हिडन एडजस्टमेंट आपको जो मिलेगी वो किस टर्म पर मिलेगी, वो आमतौर पर आपको इन्वेस्टमेंट पर मिलती है। मतलब आपको अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो पूरा अकाउंट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें अप टू डेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लेना है कि पूरा जो दिया हुआ है ना, कि कितना रिसीव हो गया, कि वो पूरा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में इस 900 का कोई जिक्र नहीं था, तो आपको एक हिडन एडजस्टमेंट गिवन थी। क्या गिवन थी कि इस इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और वो 9% की रेट से इंटरेस्ट आता है, तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ा कि 1 ईयर का बनता कितना है। तो हमने देख लिया कि 3600 बनता है। उस 3600 में से 2700 तो हमें मिल गया, तो अभी बाकी कितना रह गया, इसका मतलब 900 इंटरेस्ट बनता तो है लेकिन अभी आया नहीं है। तो ऐसी कोई इनकम जो आपने कमा तो ली है, अर्न तो कर ली है, लेकिन आपको मिली नहीं, उसको आप अक्रूड इनकम बोलते हो। तो आपका ये इंटरेस्ट है, तो अक्रूड इंटरेस्ट है, वो हमारी एसेट्स होती है, बैलेंस शीट के एसेट में डालोगे। और वहां ये जो प्राइस फंड की इनकम है, तो एक्यूरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ ऐसा नहीं डालेंगे कि इंटरेस्ट मिला कितना है, ये डालेंगे कि टोटल इंटरेस्ट इस साल का अर्न कितना हुआ है, बना कितना है, तो वो ऐड करोगे, फिर उसमें से आप क्या कर दोगे, एक्सपेंसेस लेस कर दोगे। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? नवदीप कहाँ है? कितनी देर होगी क्लास अटेंड किए हुए? सर 5:14 पे की थी। क्यों? अब समझ में आ गया टॉपिक क्या आज वाला? यस सर, आ गया। हाँ, आ ही गया ना। अगर स्टार्टिंग से शुरू करती तो सही से आ भी जाता। ये रमनजोत, हो जाएगा बेटा ये कवर है। हाँ जी सर, समझ आ गया। ममता, ममता, सोगी? चलो ठीक है। आगे देखिएगा, इलेस्ट्रेशन नंबर, एक क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन मैं करवा रहा हूं जनरली आपको, उसका हो जाएगा कवर, वो लेट आई थी एक। तो कह रहा है, सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक क्लब के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम आप कैसे इनको डील करोगे? सबसे पहले इसने आपको स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, तो देखिए बेटा, अगर किसी भी पर्पज के लिए आपको फंड दिया हुआ है ना, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे एज एट 31 मार्च, जो भी आपको ईयर दिया हुआ है। अब इसके लिए इसने क्या किया, ये बोल रहा है कि स्पोर्ट्स फंड बना पड़ा है हमारे पास, तो जो फंड है उसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डाल दोगे। कितना है? 35,000। उसके बाद में कह रहा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट तो आपकी एसेट्स है ना, मतलब हमने इसको बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये आपकी एसेट्स होगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दोगे। उसके बाद में कह रहा है इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने ये जो पैसा बाहर इन्वेस्ट किया हुआ था ना,
इस पर आपको इनकम मिली है, कि इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, तो आप क्या करोगे, वो इस फंड की इनकम है, इसके अंदर ऐड कर दोगे। क्या लिखोगे, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितना इनकम मिला है आपको, आपको इनकम मिला 4000। अब देखिए यहां हिडन एडजस्टमेंट नहीं है जो लास्ट में थी। हिडन एडजस्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ इसके साथ। यही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हो तो यहां भी आपकी क्या बन जाती है कि हिडन एडजस्टमेंट बन जाती है। मान लो मैं इसको कर रहा हूं चेंज, मान लो 20% आपका क्या था, इस इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आप क्या करते, 35,000 का 20% करते, कि 7,000 आपका इंटरेस्ट बन रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि आपको अभी 4,000 रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब 4,000 तो इसमें से रिसीव हो गया, 3,000 अभी आपका अक्रूड इंटरेस्ट है, वो एसेट्स में डालते हो, यहां पूरा करके 7,000 डाल देते। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में कह रहा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, आपको डोनेशन मिल गया स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो वो भी आप इसमें ऐड करोगे। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड मतलब इसी फंड की इनकम है ना, इनकम इस फंड की है, तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये कुल मिला के आपका बैलेंस हो गया 54,000। उसके बाद में कह रहा है स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, तो इसमें से माइनस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, ये आपका एक्सपेंस है 10,000। और उसके बाद में आपको दिया हुआ है एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब आपने स्पोर्ट्स का जो इवेंट करवाया उस पर एक्सपेंस हो गया, तो वो भी एक्सपेंस से माइनस करोगे। क्या लिखोगे, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, कितना 4,000, तो 14,000 माइनस होगा, इधर कितना बच जाएगा 40,000। क्लियर है क्या। अब ये ना सोच लेना कि बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का इक्वल नहीं आ रहा है, अभी हम एक पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमें ये पूरा बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। अभी हमें सिर्फ उस फंड का ट्रीटमेंट सीखना था, तो यहां बैलेंस शीट का टोटल आपने इक्वल नहीं करना, वो इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है। हाँ, तो जो जो क्वेश्चंस बेटा मैंने आज आपको करवाए हैं उनको ट्राई कर लेना, बाकी हम इसका कल नया टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।